इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चाल के बारे में समझा दिया था। अब हम आज वेग के बारे में समझते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को आप चाल के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई यहाँ पे कोई वस्तु ए है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे या इस डायरेक्शन में मूव करे, तो आप क्या बताते थे कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना दूरी तय की। मान लीजिए इसने अगर ds दूरी तय की, या कैपिटल S ही मान लीजिए, ds जो होगा वो एक छोटी दूरी होगी। हम मान लेते हैं कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये s है, और यहाँ से यहाँ तक ये कोई पॉइंट b है। यहाँ से यहाँ तक आने में अगर इसने t समय लिया है तो हम कहते थे जो चाल होगा, जो स्पीड होगा वो क्या होता है, दूरी बटा समय का अनुपात होता है। मतलब वस्तु यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को ट्रेवल करने में कितना समय लिया, इसका जो अनुपात होता है इसको हम चाल कहते थे। लेकिन आपने एक चीज इसमें देखा होगा कि हमने इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो किस दिशा में जा रही है। इसका मतलब कि चाल के द्वारा हम किसी वस्तु की जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट उसका जगह नहीं बता सकते, उसका पोजीशन नहीं बता सकते। तब इसके बाद आता है वेग। वेग क्या करता है कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु की गति के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताता है। इसका मतलब वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। सदिश अदिश के बारे में आप जानते होंगे कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसको अदिश कहते हैं। जैसे हमारा चाल हो गया, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है वो एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी बता रहे हैं या किसी वस्तु की वेलोसिटी को आप बता रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको उसकी दिशा को भी बताना जरूरी होता है। और जब वो वस्तु अपनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेती है तो अंत में जो उसकी स्थिति होती है वो हमको प्राप्त हो जाती है विथ डायरेक्शन। मतलब दिशा के साथ हमको पता चल जाता है कि ये वस्तु एग्जैक्ट कहाँ पर है। लेकिन चाल में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम चाल के बाद वेलोसिटी को समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं वेग। वेलोसिटी की जो परिभाषा है वो एज इट इज चाल की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें दिशा की भी बात की जाती है। चाल का परिभाषा क्या होता है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वस्तु में होने वाले विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, तो दोनों का परिभाषा सेम है, बट इसमें क्या आ रहा है, इसमें दूरी आएगी, इसमें विस्थापन आएगा। आपको पता है कि विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होती है। तो जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी दूरी होती है। अगर कोई वस्तु, सपोज यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे इसको जाना है और इसके मान लीजिए 3 रास्ते हैं। ये एक ऐसे जा सकता है, एक डायरेक्ट ये जा सकता है, या एक ऐसे जा सकता है घूम के। तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो सबसे छोटी दूरी होगी, ये इसका विस्थापन होगा। और अगर इस रास्ते से जाता है या इस रास्ते से जाता है तो ये इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक, तो यही होता है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होता है, विस्थापन के रेस्पेक्ट में। और चाल किसके रेस्पेक्ट में होता है, दूरी के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं, ये मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, इस बी पॉइंट तक जाता है। अगर ये और ये यहाँ से यहाँ तक ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर ले लें, अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर ले लें, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय है, समय को अगर 1 सेकेंड ले लें, समय को हम 1 सेकेंड अगर ले लें, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वेग होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यही तो होता है। हमने परिभाषा भी शुरू में क्या बोला था कि जो वेग होता है
वो एकांक समय में होने वाले विस्थापन के इक्वल होता है, मतलब एकांक समय में होने वाले विस्थापन के रेशियो के बराबर होता है, तो उसको हम वेग कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हुआ विथ डायरेक्शन ए से बी की तरफ, हम अगर दिशा की बात कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ जो विस्थापन हुआ है, अगर वो दूरी 1 मीटर है और उसमें लगने वाला समय 1 सेकेंड है, तो इस वेग का जो क्वांटिटी आएगी वो 1 मीटर पर सेकेंड आएगी। विस्थापन 1 मीटर ऊपर बटा नीचे 1 सेकेंड, इसको सेकेंड पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है सेकंड, ठीक। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी इस ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है, या इस पॉइंट की, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जो ए पे है, इसका जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो मात्रक होता है वो यही होता है, मतलब इसका जो मात्रक होता है वही मात्रक इसका होता है। मीटर पर सेकेंड इसका भी होता है, मीटर पर सेकेंड इसका भी होता है। या आप इसी को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बोलना चाहते हैं तो ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब वेलोसिटी भी हमारी 2-3 तरीके से हो सकती है, जैसे इससे पहले हमने आपको चाल के बारे में बताया था, एक समान चाल और समान चाल। इसी तरह से जो हमारी वेलोसिटी होती है वो भी 2 तरीके की हो सकती है, एक समान वेग और दूसरा असमान वेग। अब हम उसको समझते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं और इसके जो फॉर्मूले हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब इसकी जो हमारी 2 कैटेगरी है उसको समझते हैं। सबसे पहला है एक समान वेग, तो एक समान वेग तो आप सबको पता होगा, और दूसरा होता है परिवर्ती वेग, इसका दूसरा होता है परिवर्ती वेग। असमान वेग नहीं होता है, असमान चाल होता है, लेकिन जो वेग होता है वो परिवर्ती वेग होता है। तो हम पहले समझते हैं एक समान वेग। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए आप ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है ये पी है जो ए पॉइंट पे है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पी है और ये ए पॉइंट पे है, और यहाँ से ये 5 सेकेंड में यहाँ पे जाता है, ये हमारा हो गया 5 सेकंड। दूरी की तरह ट्रेवल करता है 10 मीटर, ठीक। मान लेते हैं फिर से ये 5 सेकंड लेता है और कहाँ जाता है, ये जाता है यहाँ पे, और दूरी फिर से ट्रेवल करता है 10 मीटर, और ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाता है, मतलब 5-5 सेकंड में ये 10-10 मीटर की दूरी तय करते जाता है। लेकिन इसकी डायरेक्शन फिक्स है, जैसे ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि ए से बी की तरफ ये जो पी ऑब्जेक्ट है या वस्तु है जो जा रहा है वो 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, और हर एक 5 सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन की देखिए ए से बी की तरफ। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो वेग है ये एक समान वेग है, क्योंकि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो सभी जगह इसको रेशियो सेम आएगा, ठीक। अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो ये दूरी बटा समय, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मतलब ये जो 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, ऐसे ये आगे चलता जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे एक समान वेग। दूसरा है परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति करता है तो वो समय के साथ अपनी गति को बदलते रहता है, तो उसको हम कहते हैं परिवर्ती वेग। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे फिर से कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट पी है और ये ए पॉइंट पे है, ठीक, और ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये 5 सेकंड में 10 मीटर जाता है, लेकिन अगले 5 सेकंड में ये 50 मीटर जाता है, ठीक। फिर से अगले 10 सेकंड में ये 5 मीटर जाता है, 10 सेकंड में, लेकिन इसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। ये हमारा इसका डायरेक्शन हो गया, ये हमारा इसका डायरेक्शन हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी गति होगी
ये हमारी परिवर्ती गति होगी या वेग होगा, परिवर्ती वेग हुआ। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर, 10 सेकंड में 5 मीटर। इसका रेशियो लेंगे तो सबका जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग आएगा। जैसे इसको करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसकी जो गति होगी वो बदलती जाएगी। अब बात आती है कि ये जो परिवर्ती वेग है, चूंकि ये सदिश राशि है तो ये दिशा पर भी निर्भर करेगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर जो कोई वस्तु है अगर गति कर रही है तो उसका वेग तो नियत रहे, मतलब जिस वेग से वो ट्रेवल कर रहा है उसी वेग से ट्रेवल करे, लेकिन अपनी दिशा बदल ले तो भी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। या दिशा तो सेम रहे, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया, दिशा तो हमारा सेम है कि ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी जो परिमाण है, परिमाण में चेंजेस आ रहा है, कभी 10 मीटर, कभी 50 मीटर, कभी 5 मीटर। तो ये दो तरीके आपको पता है कि या तो उसकी दिशा बदल सकती है, तब वो जैसे अभी ये थी ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, अभी हम इसको मोड़ देते, जैसे ये वस्तु यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो हमारा जो परिमाण है ये हम ले ले रहे हैं इसको, इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक नियत वेग से गति कर रही थी, मतलब 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर, इसकी जो दिशा थी वो ए से बी की तरफ थी, लेकिन हो सकता है यहाँ से वस्तु इस डायरेक्शन में मुड़ जाए, तो अब इसकी दिशा बदल गई। इसकी दिशा बदलने की वजह से इसका जो वेग है वो बदल जाएगा, उसको कहेंगे परिवर्ती वेग। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी बदल रही है बट डायरेक्शन सेम है। हम इसकी डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहे हैं, ये चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसके डायरेक्शन को एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पे वेग सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पे इसकी परिमाण बदल रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन फिक्स है। अब चूंकि वेग एक सदिश राशि है तो एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर इसकी वेलोसिटी और इसकी जो डायरेक्शन है और इसका जो वेलोसिटी है वो दोनों चेंज हो जाए। जैसे अगर कोई पार्टिकल है, जो कोई पार्टिकल ले लेते हैं, अगर वो ऐसे मोशन कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी वृत्तीय पाथ पे या सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है ये P, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो सभी जगह तो इसका डिस्टेंस तो सेम रहेगा क्योंकि वृत्त की जो हमारी त्रिज्याएं होती हैं वो समान होती हैं। लेकिन इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर v1 है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितना हो जाती है? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे ये एक वेग था, क्यों? क्योंकि इसमें ये डायरेक्शन यहाँ पे था, यहाँ पे जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जा रही है। इसी तरह से आप पूरे सर्कल पे मान सकते हैं, इस पूरे वृत्त पे मान सकते हैं, ये जो कण है गति कर रहा है, इसकी दिशा और इसकी गति दोनों बदल सकती है। अगर इस ऑब्जेक्ट P की, ये जो हमारी वस्तु P है, अगर ये सर्कुलर पाथ पे गति कर रही है, अगर इसका वेग नियत भी रहे तो भी प्रत्येक सेकंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा चेंज होते रहेगा। तो जो वेग में परिवर्तन है वो परिवर्ती वेग में वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो उसका परिमाण बदल जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिया दूसरे एग्जाम्पल में, या तो उसकी दिशा बदल जाए, परिमाण तो नियत रहे, दिशा बदल जाए, या परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ बदल जाए। तो इस तरह से परिवर्ती वेग 3 तरह से पॉसिबल है। इसके बाद हम समझ लेते हैं औसत वेग क्या होगा, क्योंकि हमने औसत चाल को समझा था तो हम औसत वेग को समझ लेते हैं। तो औसत वेग एज इट इज औसत चाल की तरह है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें डायरेक्शन साथ में आ जाएगा। तो औसत जो हमारी औसत वेग, जिसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है उसको समझ लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा परिभाषा होता है
कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल विस्थापन बटे में उसके द्वारा तय किए गए कुल दूरी को या विस्थापन को तय करने में जो लगा समय होता है उसको हम कहते हैं औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन, विस्थापन आएगा, दूरी नहीं आएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। इसको हम कहते हैं V एवरेज और इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। ये हो जाता है हमारा औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा यस अपान डेल्टा टी। कुल विस्थापन बट वेक्टर साइन के साथ। जब आप इसको वेक्टर साइन लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसमें डायरेक्शन है। तो ये होता है हमारा औसत वेग। इसका मतलब क्या है एक्चुअल वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ पे है, ये एक पॉइंट ए है, इस पे हमारा वस्तु है P और ये इधर ट्रेवल करना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ जाना शुरू करता है। ये इसका डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये T1 समय में ये S1 दूरी तय करता है, T2 समय में ये S2 दूरी तय करता है, T3 समय में ये S3 दूरी तय करता है। तो इस तरह से अलग अलग समय में ये दूरी अलग अलग तय करता है। तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना विस्थापन लिया। हो सकता है कि यहाँ पे इसकी जो वेग है वो अलग रही हो। जैसे इसी को अगर चेंज कर दे तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 मीटर जाने में इसको 10 सेकेंड लगा हो, यहाँ पे इसको 20 मीटर जाने में 5 सेकेंड लगा हो। तो आप देख रहे हैं कि हर बार इसका वेलोसिटी जो है चेंज होता है, ऐसे चेंज होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि इसने कुल विस्थापन कितना किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय की। ये एक सदिश राशि होगी, हम दूरी कह रहे हैं लेकिन होगा विस्थापन। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापन कितना तय किया बटे में यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कुल समय कितना लिया, उसी को हम कहेंगे कुल विस्थापन। अब इसी के साथ एक पैरेलल समझ लीजिए, तात्क्षणिक चाल। जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल। सॉरी, वेलोसिटी है तो ये वेग होगा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग होता है क्या है कि अगर ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है तो किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए हम यहीं पे पूछना चाहते हैं कि इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि V एवरेज, ये भी एवरेज का ही होता है। V एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वेक्टर यस अपान डेल टी। ये क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि जब किसी चीज में लिमिट ले लिया जाता है, तो जैसे अगर हम 1 की बात करें, यहाँ पे 1 है और ये हमारा नंबर लाइन है, जब है तो ये 0 मान लीजिए, ये 0 है और ये -1 है और ये 1 है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं। ठीक, तो जब आप यहाँ से जो ही इस 0 पॉइंट से जो ही आपने यहाँ पे चलना शुरू किया, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो ही आपने इस 0 वाले पोजीशन को छोड़ा, तो एग्जैक्ट इसके अगले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस चीज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि समय बहुत कम लगा है तो इस समय को इतना कम करना पड़ेगा कि ये लगभग 0 के बराबर हो जाए। मतलब जो ही वस्तु चलने वाली होती है तो ही उसका समय कंसीडर किया जाता है। तो उसी को कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। और उस समय पर उसकी जो द्वारा दूरी तय किए गई हुई और उसमें जो लगा समय होगा उसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वेक्टर के साथ। क्योंकि हमारा जो तात्क्षणिक वेग है ये एक सदिश राशि होता है, तो वेक्टर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, और इसी को हम कहते हैं ये होता है डी एस अपान डी टी बट वेक्टर साइन के साथ। ये डी टी हो जाएगा डी एस अपान डी टी, इसी को कहते हैं। तो ये होता है हमारा तात्क्षणिक चाल। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसमें कुछ हम चाल और वेग से संबंधित रिलेशन को समझ लेते हैं कि उसके बीच में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। ठीक, तो चाल तथा
वेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी चाल होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप दूरी को निगेटिव नहीं मापते हैं। जब दूरी निगेटिव नहीं होगी तो हमारा फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय तो कभी निगेटिव होता नहीं है, समय को कभी निगेटिव कंसीडर किया जाता नहीं है। यहाँ पे दूरी निगेटिव हो सकती थी लेकिन नहीं होगी। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है तो अगर ये अपने पोजीशन को थोड़ा सा भी छोड़ता है, इसका मतलब ये कुछ दूरी तय किया, तो दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसलिए हमारा जो चाल होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन जो हमारा वेग होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? इस वेग में आ रहा है विस्थापन। और हमने विस्थापन बताते समय बताया था कि विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अगर विस्थापन निगेटिव हुआ तो हमारा जो टोटल ये हमारी वेलोसिटी है वो निगेटिव हो जाएगी। टाइम तो निगेटिव होगी नहीं। अगर टाइम भी निगेटिव हो तो दोनों शायद हो सकता था पॉजिटिव हो जाए, लेकिन टाइम निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो चाल और वेग का अनुपात है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो चाल और जो वेग, इसका जो अनुपात है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा या इक्वल होगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा, चाल तो कभी माइनस में होता नहीं है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन जो वेग होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर निगेटिव नहीं हो रही है, इसका मतलब अगर इसका अनुपात लेंगे तो हमेशा या तो वन के इक्वल आएगा या ग्रेटर देन वन आएगा। और इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, अगर वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग गति कर रही है, अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो अगर वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग गति कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय कुछ और लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु थी जो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने समय लिया t1 और इसकी वेलोसिटी थी v1। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मतलब विस्थापन बटा समय। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 थी, समय t1 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी वेलोसिटी है और इसको अगर टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वेलोसिटी और टाइम से जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या देगा? विस्थापन। v थी वेलोसिटी, t था टाइम, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? विस्थापन। मान लेते हैं यहाँ पे फिर से ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट की और t2 समय में v2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक, v2 स्पीड से जा रही है, t2 समय तक गई, ये डिस्टेंस नहीं होगा, वेलोसिटी होगा। तो v2 वेलोसिटी से t2 समय तक जाने में उसके द्वारा जो समय लिया गया विस्थापन होगा कितना होगा? t2 की वैल्यू पता है, v2 की वैल्यू पता है, तो फिर से नया हमको विस्थापन मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम कहें कि कुल विस्थापन कितना होगा, तो कुल विस्थापन होगा वो कितना होगा? t1 इंटू v1 प्लस t2 इंटू v2 बटे में टोटल समय कितना होगा? तो टोटल समय होगा ये t1 प्लस t2, ये हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2। और ये क्या होगा? चूंकि ये विस्थापन है बटे में समय है, तो ये भी एक होगा वेग। लेकिन कैसा वेग? वेग जो होगा वो एवरेज होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर t1 समय पर कोई वस्तु v1 वेग से चल रहा है तो t और v का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, t और v का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो विस्थापन मिलेगा, और विस्थापन प्लस विस्थापन बराबर टू कुल विस्थापन बटे में यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लिया गया टोटल समय होगा, ये एक एवरेज देगा। तो आप विस्थापन को इसके वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी क्या हो सकती है
कि वी एवरेज को आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वी एवरेज को आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इसको सुनिए। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहां से यहां तक गई, तो मान लीजिए यहां पे इसकी प्रारंभिक वेग u थी, प्रारंभिक वेग को हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लीजिए यहां पे इसकी अंतिम वेग v थी, तो u प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v, तो इसका यहां से यहां तक जाने में अगर मान लेते हैं t समय लगा है, तो इसका जो टोटल, इसका जो टोटल u और v के द्वारा जो टोटल एवरेज होगा वो कितना होगा। तो इसको यहां से मतलब u से v तक जाने में जो लगा टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी, ये होगा u प्लस b अपान 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपान 2, इसको बोलते हैं एवरेज। अगर हमारी जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक वेग पता हो, अंतिम वेग पता हो, तो उसका जो अनुपात होता है 2 के साथ, उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। 3 तरीके होते हैं हमारे एवरेज वेलोसिटी निकालने के। ये था जब आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग पता हो, ये था जब आपको केवल वेग पता हो t1 समय पर, t2 समय पर तब, और ये था कि वो वस्तु जो है कुल विस्थापन कितना कर रहा है और उसको विस्थापन करने में कुल समय कितना ले रहा है। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर में जो भी ग्राफ हैं उस ग्राफ का एनालिसिस करेंगे।